बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 4 हमारा चल रहा है और यूनिट 4 में हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है बहुवैकल्पिक प्रश्नावली की। तो आज के इस पार्ट में हम लोग टोटल 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, समझते चलेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर। क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे डीएलएड का ई गाइड बुक आ चुका है और जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आप इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो ज़रूर से परचेज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस गाइड बुक से मिलने वाली है। बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ECCE, तो ECCE के ऊपर के हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है। इसी के ऊपर ये जो 4th यूनिट है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड था। तो ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब देखिए विकल्प में क्या है, अर्ली कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, ये तो नहीं होगा। ईजी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, ये भी नहीं होगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवेलुएशन, यहाँ पर देखिए इवेलुएशन वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं वे तीनों के तीनों विकल्प सही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में 5वें विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपको ऐसे प्रश्नों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में पहले के 2-3 शब्दों को देख लिया, अगर वो मैच कर गए तो उसी पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, इवेल्युएशन नहीं है, एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और ऐसी गलतियों से बचेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे इस क्लास में ICDS की भी चर्चा की गई है। ICDS वह संस्था है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर काम करती आ रही है 1975 से। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विकल्प में है। पहला विकल्प हमारा है इंडियन चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विस, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये सही विकल्प है। तो दूसरे विकल्प को सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में देख लेते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु समेकित बाल विकास सेवा ICDS से जुड़े घटक में कौन शामिल नहीं है? आपके विकल्पों में है आंगनवाड़ी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका समूह। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ICDS के घटक में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका नीचे से आंगनवाड़ी की होती है, ठीक है। आंगनवाड़ी के ऊपर CDPOs होते हैं, CDPO के ऊपर DPO होते हैं, उसके ऊपर सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट होती है और सबसे टॉप लेवल पे सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कार्य करती है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी इसके घटक हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी इसके घटक हैं और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी इसके घटक हैं। तो जीविका समूह यहाँ पे घटक नहीं है, ठीक है, इनका अलग वर्क होता है। तो यहाँ पे केवल D ये हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, CDPO का फुल फॉर्म बताइए। तो CDPO सभी लोगों को पता है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प ही सही है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानर ऑफिसर नहीं होता है, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भी नहीं होता, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ICDS या आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कशन किया था 1975, और डेट याद रखेंगे 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे ICDS को लॉन्च किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी ध्यान में रखेंगे, ICDS को इसी दिन लॉन्च किया गया था भारत में। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझते चलेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु भारत सरकार ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को ICDS से आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
इसमें गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और विकास की आवश्यकताओं पर फोकस किया गया था। वहाँ पे मेनली केयर के ऊपर फोकस था। इसके बाद अक्टूबर 2012 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। तो अगर आपसे इसमें प्रश्न पूछ ले, प्रश्न इस तरह से चेंज कर दे कि ICDS में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को या पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को कब शामिल किया गया, तो अक्टूबर 2012 में शामिल किया गया। अक्टूबर 2012 में ही आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बालकों की आयु सीमा क्या है। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि जब बच्चे 3 वर्ष के होंगे तो वे शिक्षा से जुड़ेंगे और 3 से लेकर के 6 वर्ष तक वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ये अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य कर रही है। ICDS आपका जो सिस्टम है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद का संकल्प पत्र जारी करते हुए ECCE को व्यापक रूप दिया गया। इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, जो प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धतियां उपलब्ध कराएंगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। ठीक है, एक्शन रिसर्च को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये सीधे सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत गठित हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के मस्तिष्क का 85% भाग किस अवस्था तक विकसित हो जाता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखिए अवस्था अगर पूछी जाए आपसे तो पूर्व बाल्यावस्था को आप इंडिकेट करेंगे। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष तक की आयु होती है ना। 2 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था में रखा जाता है। तो 6 वर्ष तक बच्चों का 85% माइंड डेवलपमेंट हो जाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट 85% तक 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो अगर आयु पूछ दे तो 6 वर्ष लगाना है टिक, और अवस्था पूछ दे तो पूर्व बाल्यावस्था टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर के बालक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित हैं। ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो हाल के सर्वेक्षण, ये जो नए सर्वे हुआ था उसमें यह रिजल्ट सामने आया है। ठीक है, नए सर्वे आप लोगों ने सभी ने सुना होगा और बहुत सारे टीचर्स ने इसमें काम भी किया होगा। ठीक है, तो नेस का जो सर्वे अभी हाल फिलहाल पिछले साल भी हुआ है ना, 2023 में भी नेस का सर्वे किया गया है। तो अब देखिए इसका रिपोर्ट क्या आता है, फिर अगले साल होगा। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर FLN को लागू किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये जो हाल का सर्वेक्षण हुआ इसमें प्राथमिक स्तर के बालक की यानी कक्षा 3 का जो टेस्ट होता है तो उसी के आधार पर ये असेसमेंट किया गया कि लगभग 5 करोड़ बच्चों की स्थिति ऐसी है कि वे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित हैं। ठीक है, तो 5 करोड़ यहाँ पर सही है। और तभी सरकार को एक झटका सा लगा कि 5-5 करोड़ बच्चे अगर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित हैं तो हमारी ये सारी संस्था कर क्या रही है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। तो उसको लेकर के FLN लॉन्च किया गया और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई और ECCE के महत्व को समझा गया और इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता महसूस की गई। अगला प्रश्न,
भारत में ECCE की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इस सही कथन को चुनें। पहला है बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, तो ये भी सही है। बच्चों के कौशल विकास के उद्देश्य से, अब देखिए ECCE कौशल विकास के लिए नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, स्किल डेवलपमेंट हायर लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये विकल्प हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। भारत में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर पे पोषण का कार्यक्रम भी चलता है। देखभाल शब्द में पोषण, टीकाकरण, ये सब उसमें अंतर्निहित है, ठीक है। और डी ऑप्शन कहता है कि जीविका समूह को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से, तो जीविका का कोई लेने देना इससे नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ए और सी, ये दो विकल्प सही हैं। ए और सी हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए इसमें सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रदान करने के उद्देश्य से ECCE की आवश्यकता महसूस की गई। भारत में बढ़ते कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से भी ECCE की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। ECCE लागू करने के उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य की बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इसका लघु उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों के सर्वांगीण एवं समेकित विकास करने के लिए ये बिल्कुल सही है कि बच्चों का सर्वांगीण और समेकित विकास हो, इसके लिए ECCE लागू होना चाहिए। शिक्षा एवं देखभाल में संतुलन स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है कि शिक्षा और देखभाल के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित हो। इसके बाद है शिशुओं को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करना, ये भी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है कि जब वे क्लास 1 में आते हैं तो ऐसा नहीं हो कि उनका लेवल बिल्कुल जीरो हो। तो अगर जीरो लेवल है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्लास 1 में आने के बाद। तो औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। शिशुओं को घर जैसा वातावरण प्रदान कर आनंददायी शिक्षा देना, ये भी सही है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों को, बाल बाटिका केंद्रों को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि उनको घर जैसा वातावरण मिले और आनंददायी शिक्षा भी मिले। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करना ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें, तो ECCE के ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे जीविकोपार्जन के लायक नहीं होते हैं। तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। बाकी A, B, C, D चारों सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। मारिया मोंटेसरी का मानना है कि डैश के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। किसके विकास के बाद बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है? स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, इंद्रियों, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मारिया मोंटेसरी का मानना था कि इंद्रियों के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। पहले इंद्रियों का विकास होता है, और इंद्रियों का विकास अगर सही तरीके से होगा, उसे समृद्ध परिवेश मिलेगा, तो फिर बुद्धि का यथार्थ विकास भी अपने आप होगा। देखिए, मारिया मोंटेसरी का मानना है कि इंद्रियों के विकास के बाद ही बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है। बुद्धि का संपूर्ण विकास इंद्रिय विकास पर ही अवलंबित है। 3 से 7 वर्ष के बीच इंद्रिय शिक्षण की उपेक्षा की जाती है तो बालक का बुद्धि बल पंगु बना रह जाता है। तो ये जो 3 से 7 वर्ष मारिया मोंटेसरी ने बताए, यही तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में ECCE में इसको शामिल किया गया है। बाल विकास का आयाम नहीं है, कौन नहीं है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बाल विकास में हम बच्चों के संज्ञान पे भी, संज्ञानात्मक विकास तो सबसे इम्पोर्टेंट है, शारीरिक विकास पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, भाषाई विकास पर भी ध्यान देते हैं। तो ये तीनों तो आयाम हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा 5वां विकल्प सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो बाल विकास का आयाम नहीं है। ठीक है, तो 5वां विकल्प ऐसी स्थिति में हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? सर्वाधिक अगर आ जाता है शब्द ना, तो एक ही विकल्प को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक तो कोई एक होगा ना।
संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश, यही तो सबसे सटीक लग रहा है। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, अच्छे खिलौनों की उपलब्धता। अब देखिए, संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश में ये दोनों खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। जब तक पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता नहीं होगी तो फिर वह संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश कैसे बनेगा। अच्छे खिलौने अगर नहीं रहेंगे तो भी वो नहीं बन पाएगा। तो जब ये दोनों शामिल होंगे उनमें, तभी तो संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश बनेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक ही विकल्प को सेलेक्ट करेंगे जब आपके प्रश्न में सर्वाधिक शब्द शामिल हो, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक, ठीक है, सबसे सटीक। तो ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प को सेलेक्ट करना है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक पैटर्न क्या हो गया है। तो ये तो अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आंख बूंद करके सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। 5+3+3+4, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 5 ईयर जो फर्स्ट है, ये फाउंडेशनल स्टेज वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभ के 5 वर्षों के लिए एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के रूप में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में, नवीन शिक्षा के रूप में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका तो बिल्कुल ही आसान सा जवाब होगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में। इसको हम लोग ECCE इंग्लिश में कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये कथन किसका है। मारिया मोंटेसरी, न्यूमैन, फ्रायड, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे न्यूमैन ने ये बात कही थी, ठीक है, न्यूमैन। इसके बाद है, मनुष्य को कुछ भी बनना होता है तो वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है। मारिया मोंटेसरी, न्यूमैन, फ्रायड, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सिगमंड फ्रायड ने ऐसा कहा था, जो कि साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है। शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा और तीव्रता है, यह विकास की किसी और अवस्था की तुलना में सर्वाधिक होती है। तो यह कथन किसका है। वाटसन, न्यूमैन, फ्रायड, ये वाटसन का कथन है, ठीक है। पहला विकल्प यहाँ पे हमारा सही होगा। 2-4 कथन वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, ताकि अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो हम लोगों ने क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल में कौन सा शामिल होगा। पेड़ पर चढ़ना, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस। स्थूल गतिक कौशल है, जिसमें मोटे तौर पर शरीर के अंगों का इस्तेमाल शामिल हो, वो ग्रॉस मोटर स्किल में चला जाएगा। दौड़ना, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। चित्रकारी करना, ये सही होगा, ये हमारा फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म स्तर पे हाथ की उंगलियों, तंत्रिका तंत्र दोनों का समन्वय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थूल गतिक कौशल है। सुई में धागा पिरोना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। कूदना सही जवाब है। चित्रकारी करना, ये भी फाइन मोटर स्किल है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। हम लोगों ने जो एक सूची तैयार की थी ना, आप उसको ध्यान में रखिएगा, कौन सा ग्रॉस है, कौन सा फाइन है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। इनमें से कौन बच्चों में सीखने के नियम हैं। सीखने के नियम कौन कौन से हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, प्रबलन का नियम, ये सभी तो सीखने के नियम ही हैं। आसान सा सवाल था ये। हमारा क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप इनका बेनिफिट उठाते रहें। और साथ ही अभी तो हमारा DLED सेक्शन पे क्लास आ रहा है, इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस GS के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, ECC की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ECC की पाठ्यचर्या के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ। विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित
बच्चों की आयु और आवश्यकता के अनुरूप बच्चों की रुचियों तथा क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा सवाल अगर पूछे जहाँ पे आपके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन इसको कहते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं, लिमिटेशन नहीं है। अगर सर्वाधिक उपयुक्त कह दे तब फिर वहाँ पे लिमिटेशन हो जाता है कि एक ही विकल्प को चुनना है, ठीक है। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विकल्प अगर सही हैं तो एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और ये कन्फ्यूजन के कारण कई प्रश्न सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया है और ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते थे, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो और एक से अधिक विकल्प सही हो तो एक से अधिक को ही सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि ईसीसी की पाठचर्या होनी चाहिए, तो विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप पर आधारित, ये बिल्कुल सही विकल्प है। बच्चे की आयु और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, ये भी सही कथन है। बच्चों की रुचियों तथा क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम चौथा विकल्प चुनेंगे, एक से अधिक। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन ईसीसीई पाठचर्या का लघु उद्देश्य नहीं है। तो ईसीसी पाठचर्या के लघु उद्देश्य और दीर्घ उद्देश्य, इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। लघु उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनको हम लोग कम समय में अचीव कर सकते हैं, और दीर्घ उद्देश्य का मतलब जिसको लंबे समय के लिए या आगे के सोच के लिए हम लोग जो निर्धारित करते हैं, जो बड़ा लक्ष्य हो, ठीक है। तो पहला है शैशवावस्था में विकास की गति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना। तो विकास की गति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ये लघु उद्देश्य में शामिल है। शिशुओं के क्रमबद्ध ज्ञान हेतु गतिविधियां तैयार करना, गतिविधियों को तैयार करना भी लघु उद्देश्य में शामिल है। इसके बाद है सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना, ये देखिए दीर्घ उद्देश्य है, ये लंबे समय के बाद ये अचीव हो पाएगा, तो ये दीर्घ उद्देश्य में शामिल है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन ईसीसी पाठचर्या का दीर्घ उद्देश्य नहीं है। गुणवत्ता का सुनिश्चय करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आवश्यक सुधार कर साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार करना। देखिए जिन चीज़ों के अचीवमेंट में एक लंबा टाइम लगेगा वे दीर्घ उद्देश्य होंगे, और जिनके अचीवमेंट में हम लोग तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लघु उद्देश्य होंगे। शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा लघु उद्देश्य है, ठीक है। बाकी ये गुणवत्ता का सुनिश्चय करना और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आवश्यक सुधार करके साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार करना, तो साक्षरता दर में सुधार करना एक लंबे समय के लिए, लंबे कालखंड के लिए ये उद्देश्य हो गया। तो ये दोनों दीर्घ उद्देश्य हैं, और बाकी तीसरा विकल्प जो है वो लघु उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में ईसीसी के कार्यान्वयन के लिए सरकारी स्तर पर कौन सी संस्था कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, एक से अधिक। अभी देखिए वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी इसके लिए सही विकल्प होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि प्राथमिक विद्यालय भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी प्राथमिक विद्यालय है उनसे वहाँ के जो नज़दीक के जितने भी आंगनबाड़ी है उनको टैग कर लिया जाएगा। तो प्राथमिक विद्यालय अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, कुछ कुछ जगह पे शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं हुए, कई जगहों पे शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन अभी तक अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो आंगनबाड़ी इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा, आंगनबाड़ी। अगला है, ईसीसीई के कार्यान्वयन के लिए निजी स्तर पर कौन सी संस्था या संस्थाएं कार्यरत हैं। तो निजी स्तर पर यानी कि प्राइवेट तौर पर देखते हैं तो प्ले स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, तो ये बी, सी और डी ये तीनों हैं। आंगनबाड़ी निजी नहीं है बल्कि ये सरकारी है। अगला सवाल है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। ब्लॉक बिल्डिंग, पेपर चिपकाना, स्विमिंग, पहेलियां सुलझाना। अब यहाँ पर कोई दो सही हैं, दो सही नहीं है। तो देखिए ब्लॉक बिल्डिंग इसमें आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास कह रहा है तो ब्लॉक बिल्डिंग ये सही है। इसके बाद पहेलियां सुलझाना, ठीक है, इन दोनों से संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास होगा। बाकी पेपर चिपकाना और स्विमिंग, पेपर चिपकाना आ जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल में, और स्विमिंग आ जाएगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल में। ये आपका जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स हैं, पहला कॉग्निटिव है,
दूसरा अफेक्टिव है और तीसरा साइकोमोटर है। तो पेपर चिपकाना और स्विमिंग चला जाएगा आपका साइकोमोटर डोमेन में। ब्लॉक बिल्डिंग और पहेलियाँ सुलझाना ये आ जाएगा कॉग्निटिव डोमेन में। तो संज्ञानात्मक विकास में ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ तर्क करना चाहिए ताकि आपका आंसर बिल्कुल सटीक हो। ऐसा कर सकता है कोई भी कि पेपर चिपकाने से भी संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, स्विमिंग भी संज्ञानात्मक विकास में सहायता करेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को मोटर स्किल में डालते हैं। ठीक है, साइकोमोटर स्किल्स में डालते हैं वहाँ पे साइकोमोटर डोमेन में। तो साइकोमोटर डोमेन में पेपर चिपकाना, स्विमिंग, ये दोनों आ जाएंगे। तो ए और डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बच्चों के सूक्ष्म गतिक कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ उपयुक्त हैं। अगर हम बच्चों में फाइन मोटर स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाएंगे। नेचर वॉकिंग, अब देखिए नेचर वॉकिंग अगर करवाते हैं तो वहाँ पे बच्चों का ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होगा। वॉकिंग करना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे, पेपर चिपकाना ये सही है। स्विमिंग नहीं, ये भी ग्रॉस मोटर स्किल में चला जाएगा। पेंटिंग सही है, तो बी और डी हमारा सही है। ये बी और डी फाइन मोटर स्किल्स हैं, तो बी और डी किस में है, पहला ऑप्शन में है ना, सही हो जाएगा। बच्चों के स्थूल गतिक कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। नेचर वॉकिंग यहाँ पर ये आ जाएगा स्थूल गतिक कौशल में। कोलाज कार्य ये फाइन मोटर स्किल में है। लेखन ये भी फाइन मोटर स्किल में है। स्लाइडिंग ये आपका स्थूल गतिक कौशल में है। स्लाइडिंग मतलब खिसकना या फिसलना, जैसे ढालू पर से सरकते हैं बच्चे, तो स्लाइडिंग उसको कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल में आ जाएगा ये। तो ए और डी यहाँ पे हो जाएगा, चौथा विकल्प हमारा सही। बच्चों के संवेदात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन की बात अगर आ गई तब हम कौन कौन सी गतिविधियां करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अफेक्टिव डोमेन यानी कि हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ मामला है, दिल से जुड़ा हुआ मामला है। दौड़ लगाना इससे तो कोई मतलब नहीं है। नृत्य, लेखन, ये दो सही हैं। औरोगामी क्या हो जाता है, पेपर से जो कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, या जैसे कि कागज़ के नाव, कागज़ के हवाई जहाज़, ये औरोगामी कहलाती है। बाकी नृत्य और लेखन बी और सी हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों ही अफेक्टिव डोमेन के लिए गतिविधियां हैं। ठीक है, तो बी और सी किस में है, तीसरे विकल्प में है। बच्चों के सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं। अब सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जिसमें हम समाज से जोड़ सके बच्चों को, तो इसमें नाटक आ जाएगा, सामूहिक खेल आ जाएगा, चित्रांकन और औरोगामी इसमें नहीं आएगी। ए और बी सही विकल्प है, तो चौथा विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ECCE के लिए कक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, व्याख्यान आधारित, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ECCE की जब भी बात करेंगे या भी पूरी प्रारंभिक शिक्षा को ही देख लें तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ पे की जाती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं। तो दूसरा विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला है ECCE के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करने वाला, बाल केंद्रित शिक्षण वाला, शिक्षक के निर्देशन में चलने वाला, ये गलत हो जाएगा। कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन वाला, ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा ए और बी ये दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो ए और बी किस में है, चौथे विकल्प में है, तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ECCE के कार्यान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए समावेशी कक्षा वातावरण निर्माण के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इनमें से सही कथन को चुनना है जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य पर आधारित है। पहला है विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें। दूसरा है बच्चों को रट करके याद करना सिखाएं। तीसरा है व्यक्तिगत अंतरों और सीखने की शैलियों की समझ। और चौथा क्या है, कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन कायम करते हुए शिक्षण करें। तो शिक्षकों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें पहला सही है कि विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें। ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग इसको कहते हैं ना,
तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, इस पे वर्क करना है टीचर्स को। रट्टा मार करके याद नहीं करवाना है। वैयक्तिक अंतरों और सीखने की शैलियों की समझ, ये भी सही है। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसकी समझ होनी चाहिए टीचर्स को। कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन, ये नहीं होगा। तो पहला और तीसरा ए और सी पहले विकल्प में है, पहला विकल्प यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही। लेते हैं अगले सवाल को। ईसीसीई का कक्षा शिक्षण होना चाहिए, खेल एवं गतिविधि आधारित, सही है। जगमग प्रणाली नहीं है। जगमग प्रणाली क्या होता है? जगमग प्रणाली मतलब लेक्चर मेथड, इसमें टीचर जो है वो बड़े जग के समान है, बच्चे छोटे छोटे जग के समान है, मग के समान है, और जग से पानी मग में डाल दिया जाता है। तो ज्ञान वहाँ पे उड़ेला जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपने मगनुमा मस्तिष्क में उन सारे ज्ञान को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। ये जगमग प्रणाली कहलाती है। तो ये ईसीसी के लेवल का नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए है। व्याख्यान आधारित, ये भी नहीं होगा, पहला सही है। प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु दीक्षा ऐप पर शिक्षकों को FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। FLN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए FLN का फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो कहाँ पे है? फंडामेंटल लर्निंग ऑफ नंबर्स, ये गलत है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सही है। फंडामेंटल लैंग्वेज लर्निंग एंड न्यूमरेसी, ये गलत है। इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक दो शब्द इधर उधर हो गया तो इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, तो इसको अच्छे से समझते चलेंगे और ध्यान से देख करके टिक करेंगे। ईसीसीई में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के डैश पर भी ध्यान दिया गया है। खेल, स्वास्थ्य, भोजन, एक से अधिक। तो देखिए स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य पर देखभाल, तो देखभाल में आ जाएगा हमारा स्वास्थ्य आ जाएगा, ठीक है। ईसीसी में बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त क्या है? सत्रांत परीक्षा, वार्षिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईसीसीई के बच्चों की अगर बात करेंगे तो वहाँ तो सत्रांत परीक्षा नहीं होगी, वार्षिक मूल्यांकन भी नहीं होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है ईसीसीई की थीम क्या है? अगर आपसे पूछ दे ईसीसीई की थीम क्या है तो क्या बताएंगे? केवल शिशु शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, ये सही है। दूसरा सही है, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है। अगला सवाल आ गया है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के बच्चों को RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। शैशवावस्था की आयु सीमा क्या है? शैशवावस्था की आयु सीमा की अगर बात करेंगे तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था में 2 से लेकर के 6 आयु वर्ग तक के बच्चे आते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की सीमा इसके बाद 6 से 12 चला जाता है उत्तर बाल्यावस्था। कुछ आसान से प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। पूर्व किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो पूर्व किशोरावस्था की आयु सीमा हो जाएगी 12 से लेकर के 14 वर्ष, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।